Topic number 2 is issue of debentures for consideration other than cash. अब थोड़ा ध्यान से बात को समझेंगे। जब एक कंपनी अपने लिए फिक्स्ड एसेट्स खरीदती है या बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी परचेज करती है, तो when a company purchases fixed assets or business of another company, और उस फिक्स्ड एसेट और बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी खरीदने पर जो प्राइस पे करनी होगी उस प्राइस को परचेज कंसीडरेशन कहा जाएगा। परचेज कंसीडरेशन मीन्स द प्राइस एट विच फिक्स्ड एसेट्स वर एक्वायर्ड और बिजनेस वर एक्वायर्ड ऑफ अनदर कंपनी। और कंपनी ये कहेगी कि हम इन फिक्स्ड एसेट्स की या बिजनेस की परचेज कंसीडरेशन को by giving debentures of purchasing company, और परचेजिंग कंपनी उस कीमत को अपने डिबेंचर्स दे करके सेटिस्फाई करेगी। तो ऐसे दिए गए यानी इशू किए गए डिबेंचर्स को फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश कहा जाएगा। तो जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की एसेट्स को या बिजनेस को खरीदती है और उनको प्राइस पे करने के लिए, उन एसेट और बिजनेस की प्राइस पे करने के लिए कंपनी अपनी ही कंपनी के शेयर के चैप्टर में शेयर और डिबेंचर के चैप्टर में डिबेंचर्स दे देती है, तो उसको इशू ऑफ शेयर में इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश कहा जाता है, और डिबेंचर के चैप्टर में इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश कहा जाता है। इसके लिए एक आसान एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं आपको ये कहूं कि आपने मुझे ये फीस, जो मेरी ट्यूशन फी है, वो आपको मेरी ट्यूशन की फीस, आपने कहा कि सर हम आपको आपकी ट्यूशन की फीस रुपयों में नहीं देंगे। मैंने कहा बेटा फिर कैसे दोगे? तो आपने कहा सर मैं तो केक बना लूंगा आपके लिए, एक अच्छा सा बढ़िया सा अलग अलग फ्लेवर्स का, और आप उसी को ही मेरी फीस समझ देना। फिर दूसरे बच्चे ने कहा सर मेरे पास एक क्रिकेट बैट पड़ा है और मुझे पता है आप क्रिकेट बैट खरीद खेलते हो, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो आप, तो मैं आपको रुपए ना देकर इस बारी आपको इस महीने की फीस क्रिकेट के बैट के रूप में दे देता हूँ। फिर एक बच्चे ने कहा सर आप मोटे हो रहे हो, तो मैं आपको ना, मेरे पास एक बैडमिंटन का सेट पड़ा हुआ है और
वो मैं यूज नहीं करती, मुझे भी किसने बर्थडे में दिया था, कहा चलो किसी काम तो आएगा, मैं आपको आपकी भी इस बार रुपयों में देकर आपको बैडमिंटन गिफ्ट कर देती हूँ। तो बेटा मैंने आंसर में कहा ठीक है फिर मैं गुरुद्वारे चला जाता हूँ, क्योंकि रुपया तो आप दोगे नहीं और मेरा गुजारा होगा नहीं। ये मजाक वाली बात है। यानी जब आप मुझे मेरी फीस रुपयों में ना दे करके किसी एसेट के फॉर्म में या किसी काइंड के फॉर्म में या किसी मटेरियल फॉर्म में दे देंगे, तो मैं कहूंगा मुझे फीस अदर देन कैश दी गई है। ऐसे ही ठीक कंपनी जब एसेट खरीदती है या किसी दूसरी कंपनी का बिजनेस खरीदती है और उनको पैसे देने के लिए या पैसे देने की बजाय उनको कीमत के रूप में अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे देती है, तो ऐसे डिबेंचर्स को इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश कहा जाता है। इस टॉपिक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज हुई। एक टर्म यूज हुई इसमें परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी वो है जो एसेट या बिजनेस को खरीद रही है। सेकंड टर्म इसके अंदर यूज हुई या होगी वेंडर कंपनी, जो अपनी एसेट को सेल कर रही है, यानी जो आपकी सेलिंग कंपनी है जिसको आप कीमत पे करोगे वो वेंडर कंपनी है। जिस कीमत पे आप ये डील फाइनल करेंगे, यानी जो कीमत आपको चुकानी होगी, वो परचेज कंसीडरेशन है। परचेज कंसीडरेशन के लिए आप इशू ऑफ डिबेंचर्स कर रहे हैं। आप प्राइस पे करने के लिए अपने डिबेंचर्स कंपनी के परचेजिंग कंपनी इशू कर रही है, और ये डिबेंचर वेंडर्स को कंपनी पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे दे देती है, तो इसे हम इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश कहते हैं। अगर आपको एक लाइन में डिफाइन करना हो तो आपको ये चार रेड कलर से जो लाइनें लिखी है वो लिखनी है। पहला, परचेजिंग कंपनी इशू इट्स डिबेंचर्स टू द वेंडर कंपनी इन part or full satisfaction of purchase consideration. Such issue of debentures is called as issue of debentures for consideration other than cash. तो अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, और एक बारी ये भी ध्यान रखें कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें आता है कि when debentures are issued by a purchasing company to vendor company against some consideration is called as, पैसे है लिखा था ऑप्शन आएंगी, consideration, issue of debenture for cash, for consideration other than cash, issued as collateral security, none of the above। तो आपने issue debenture for consideration other than cash को मार्क करना है। तो डेफिनेशन क्या हो गई, when a company issues its debentures in part or full satisfaction of
purchase consideration such issue of debentures for purchase of assets or business of vendor company such issue of debentures is called as issue of debentures for consideration other than cash। एक कंपनी ने अपने डिबेंचर्स दे दिए वेंडर कंपनी को इन पार्ट और फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो ऐसे इशू किए गए डिबेंचर्स को हम इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कहेंगे। यस सर। ये थ्योरेटिकल मीनिंग है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश की। अब हम इसको न्यूमेरिकली करेंगे। तो हमारी हेडिंग आ गई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर issue of debentures for consideration other than cash।
ध्यान से देखेंगे। जब इस टॉपिक को सॉल्व किया जाता है तो ये टॉपिक सिर्फ 3 जर्नल एंट्रीज को लेकर के किया जाता है, यानी इस पूरे आंसर के अंदर 3 एंट्रीज हैं। मैंने आपको कहा था कि जो इशू ऑफ डिवेंचर का चैप्टर है वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स का बना हुआ है, तो इसमें ज्यादा लंबे आंसर्स नहीं होते, टू द पॉइंट, दो दो तीन तीन एंट्री के ही टॉपिक्स होते हैं। ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट स्टेप होगा आपका ऑन परचेज ऑफ एसेट्स और बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी। और ये एंट्री बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी में बनाई जा रही होती हैं, यानी ये एंट्रीज परचेजिंग कंपनी अपने पास रिकॉर्ड करती है। ये टॉपिक 100% जर्नल एंट्रीज पर बेस्ड है। इसमें कोई लेजर आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं। जब हम एसेट परचेज करेंगे परचेजिंग कंपनी, तो परचेजिंग कंपनी अपनी बुक्स में एंट्री डालेगी। परचेजिंग कंपनी बुक्स में एंट्री डालेगी, प्लीज सुनेंगे ध्यान से। एसेट और एसेट्स अकाउंट डेबिट बाय नेम। मींस अगर परचेजिंग कंपनी को हम एक्स लिमिटेड मान लें और सेलिंग कंपनी को वाई लिमिटेड मान लें, तो ये बुक्स आप एक्स लिमिटेड की बुक्स, ये एंट्री आप एक्स लिमिटेड की बुक्स में बना रहे हैं, और आपकी फर्स्ट एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट बाय नेम। बाय नेम मतलब अगर आपने मशीन खरीदी तो मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर खरीदा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अगर आपने एसेट, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, बहुत सारी एसेट खरीदी है, तो सभी एसेट को आपने उनके नाम के साथ डेबिट करना है। अगर नाम दिए तो नाम ही लिखना होगा आपको एसेट का। और अगर एक से ज्यादा एसेट है तो हर एक एसेट को इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा। मशीन डेबिट, फर्नीचर डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, स्टॉक डेबिट। क्रेडिट करना होगा वेंडर वर्ड को, क्या लिखेंगे हम, टू वेंडर्स अकाउंट। अब मान लेते हैं कि हम ये एसेट वाई लिमिटेड से परचेज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर टू वाई लिमिटेड लिखेंगे वेंडर वर्ड की जगह। अगर मुझे वेंडर का नाम नहीं पता होगा तो मैं यहाँ पर फिर वेंडर वर्ड लिख पाऊंगा। तो एंट्री हो गई एसेट अकाउंट डेबिट इंडिविजुअली टू वेंडर्स अकाउंट। अब कई बार हमें एसेट्स के नाम नहीं पता होते, तो हम देन इन दैट केस फिर लिख सकते हैं एंट्री सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। और वेंडर में आपको वाई लिमिटेड का नाम लिखना अगर गिवन है। तो एक्स लिमिटेड ने परचेज करा है, तो एक्स लिमिटेड परचेजिंग कंपनी है, वो अपनी बुक्स में एंट्री डाल रही है एसेट खरीदने पर। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर। सेकंड बॉक्स या सेकंड जगह क्यों बनाई गई है, सुन लेंगे ध्यान से। ये एक सेकंड टर्म पढ़ी है, ऑन परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी। कई बार ऐसा होता है कि एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड कंपनी को ही खरीद लिया, तो उस क्वेश्चन के अंदर हमें सन्ड्री एसेट्स वर्ड गिवन होता है, यानी एसेट वर्ड गिवन होता है, तो हम एसेट को डेबिट करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन के अंदर
आपको ये भी लिखा आता है कि हमने वाई लिमिटेड की लायबिलिटीज को भी खरीद लिया है, क्योंकि बिजनेस टेक ओवर का मतलब होता है एसेट भी खरीदना और उनकी लायबिलिटी भी खरीदना। तो एक्स लिमिटेड को एसेट मिल रही है तो उसको डेबिट कर दीजिए। क्रेडिट लायबिलिटी क्रेडिट होती है, इंक्रीज होने पर लायबिलिटी को क्रेडिट कर दीजिए। अब एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर दीजिए। एसेट में से लायबिलिटी माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो पीसी यानी वो परचेज कंसिडरेशन होगी। मान लेते हैं कि आपने 100 करोड़ की एसेट खरीदी वाई लिमिटेड की और 20 करोड़ की आपने उनकी लायबिलिटी परचेज करी। तो अब एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को 80 करोड़ रुपए पे करेगी। तो ये 100 करोड़ की एसेट है, एक्स लिमिटेड को मिली है 20 करोड़ की लायबिलिटी, बच गए 80 करोड़। 80 करोड़ रुपए अब एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को पे करेगी। तो यहां पर आप लिख देंगे 80 करोड़ के आगे टू वाई लिमिटेड, और वाई लिमिटेड ना होता तो आप यहाँ लिख देते टू वेंडर। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, तो सेकंड टाइप की एंट्री है। तो पहले दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, पहले और इसमें? उसमें सिर्फ एसेट्स गिवन है, यहाँ पर लायबिलिटी नहीं है। यहां पर हमने एसेट भी खरीदी है, लायबिलिटी भी खरीदी है, और एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस परचेज कंसिडरेशन है। थर्ड केस या थर्ड टाइप की एंट्री एसेट को परचेज करने की होती है, जो कि सिमिलर टू पॉइंट नंबर 2 की तरह होगी विद अ लिटिल डिफरेंस। इसको ध्यान से सुनना है। आपने क्वेश्चन में सन्ड्री एसेट्स खरीदी हैं, उनको डेबिट करना है। सन्ड्री लायबिलिटीज परचेज करी हैं, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट को क्रेडिट करना है। और आपने यहां लिखना है टू वाई लिमिटेड वेंडर। आप थोड़ा बात को बहुत गौर से सुनिए। आपने एसेट खरीदी 100 करोड़ की, लायबिलिटी आपने वाई लिमिटेड की टेक ओवर करी 20 करोड़ की। तो परचेज कंसिडरेशन पिछले एग्जांपल में 80 करोड़ थी। अब इस वाले एग्जांपल में क्या है, आपको क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन पहले से गिवन है 90 करोड़ की। प्लीज ध्यान से सुने, ये परचेज कंसिडरेशन आपको पहले से गिवन है 90 करोड़, यानी एसेट भी दी है, लायबिलिटी भी दी है, और 90 करोड़ की कंसिडरेशन भी गिवन है। जब आप ये एंट्री फॉर्म करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका जो टोटल है क्रेडिट का वो 110 करोड़ हो गया है, और डेबिट का टोटल 100 करोड़ है। यानी हमने 100 करोड़ की एसेट खरीदी है, या हमें 100 करोड़ की एसेट मिली है, और उसके अगेंस्ट जो हम लायबिलिटी और कंसिडरेशन पे कर रहे हैं वो 110 करोड़ है। यानी 10 करोड़ में एक्स्ट्रा पे करने हैं, और ये 10 करोड़ का डिफरेंस डेबिट में आ रहा है। तो हम ये मान लेंगे कि ये 10 करोड़ हम अपने एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड की 10 करोड़ रुपए की गुडविल की पेमेंट कर रही है। तो 10 करोड़ गुडविल अकाउंट डेबिट करना होगा एज अ बैलेंसिंग फिगर। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हमारी नेट एसेट्स और परचेज कंसिडरेशन में
कंसीडरेशन ज्यादा होती है और नेट एसेट क्या होती है, कम होती है। अब मुझे नेट एसेट की मीनिंग बता सकते हैं आप क्या होती है? एसेट माइनस लायबिलिटीज। 100 करोड़ की एसेट है, 20 करोड़ की लायबिलिटी है, तो नेट एसेट है 80 करोड़ की, लेकिन आपको कीमत देनी है 90 करोड़। तो कीमत देनी है 90 करोड़, 10 करोड़ रुपए आपने ज्यादा देने हैं। तो ये जब परचेज कंसीड नेट एसेट और परचेज कंसिडरेशन में परचेज कंसिडरेशन एक्सीड करती है एसेट से, तो एक्सेस पे किया गया अमाउंट फर्म के लिए यानी परचेजिंग कंपनी के लिए 10 करोड़ रुपए गुडविल मान लिया जाता है। तो हमारी एंट्री बन जाएगी सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी टू वेंडर्स। पर ये तभी पॉसिबल है जब ये कंसीडरेशन आपको पहले से क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं। फिर तो केस नंबर 2 लगेगा अगर कंसीडरेशन आपको गिवन नहीं होगी तो। ये समझ आ गया तो आगे चलते हैं। यस सर। सेकंड केस है, इसके नीचे ऊपर की ही एंट्री की तरह सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 100 करोड़ टू सन्ड्री लायबिलिटीज 20 करोड़ टू वाई लिमिटेड अमाउंट चेंज है 70 करोड़ का। अब आपका डिफरेंस, ये आपको 70 करोड़ ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब आपका 10 करोड़ का डिफरेंस क्रेडिट में बच रहा है, तो इसको आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट लिख देंगे, क्योंकि आपको यहां पर कैपिटल गेन हो गया। कैपिटल गेन मतलब कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो गया। और हमारा अकाउंट्स कहता है कि कैपिटल नेचर के प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में डाला जाता है। जैसे आपको 80 करोड़ की नेट एसेट मिली, पर आपको कीमत सिर्फ 70 करोड़ देनी है, तो एसेट की वैल्यू ज्यादा है, कीमत कम है, तो 80 करोड़ की एसेट के 70 करोड़ भरने हैं, तो 10 करोड़ का हमें गेन हो रहा है, तो 10 करोड़ रुपए हम अपने प्रॉफिट में मानते हुए कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर देंगे। अब आपके पास ये टेबल में एंट्रीज हैं। जब आप बुक के क्वेश्चन उठाएंगे तो शुरू की 3 क्वेश्चन या 3 इलस्ट्रेशन में आपको ये वाला केस मिल जाएगा, सिंपल सा। एक में आपको ये वाला केस मिल जाएगा, और आखिरी के 4-5 क्वेश्चन के अंदर आपको ये गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालने वाला केस मिल जाएगा। तो आपने परचेज करने की एंट्री उस हिसाब से डालनी है जिस तरह की क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन गिवन होगी। यहां तक होपफुली क्लियर होगा सबको। अब आपको यहां से स्टेप 2 पे जाना है, और आपको वेंडर को पार्ट पेमेंट इन कैश
या बिल ऑफ एक्सचेंज या पीएन प्रॉमिसरी नोट के बेसिस पर उनको पेमेंट करनी है। इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। आपको क्वेश्चन में आधी इंफॉर्मेशन दी होगी और आपको क्वेश्चन में परचेज कंसीडरेशन पूछी जा सकती है, आपको गुडविल पूछी जा सकती है, कैपिटल रिजर्व की वैल्यू पूछी जा सकती है। मार्क करने के लिए एमसीक्यू बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। पार्ट पेमेंट का मतलब क्या है, थोड़ा एग्जांपल चेंज कर लेते हैं। जैसे आपने मुझे कहा कि सर आपको हम 500 रुपये फीस कैश में दे देते हैं और बाकी 1000 रुपये का सामान दे देते हैं। सेम ऐसे वेंडर को हम कह देते हैं कि हम आपकी कीमत में से कुछ पैसा आपको रुपए में दे देते हैं और कुछ पैसा हम आपको फिर रुपए के बाद डिबेंचर्स में दे देंगे। तो आपने पार्ट पेमेंट करी अगर वेंडर को, ये क्वेश्चन में लिखा आएगा तो आपकी एंट्री हो जाएगी वेंडर डेबिट, वेंडर का नाम लिखिएगा। कैश वर्ड आएगा तो भी बैंक लिखना है। बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा तो आप एक्सेप्टेंस देंगे, बिल्स पेबल लिखना है। प्रोमिसरी नोट यानी बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया तो भी बिल्स पेबल लिखना है। अगर प्रोमिसरी नोट पीएन आ गया तो भी बिल्स पेबल लिखना है। और ये पार्ट पेमेंट की हम एंट्री कर देंगे यहां से। वेंडर डेबिट, कैश वर्ड आने पे कैश नहीं लगाना है, कंपनी में कैश नहीं चलता है। कैश वर्ड आने पर ही बैंक लगाना है तब भी। टू बिल पेबल, बिल ऑफ एक्सचेंज आने पर भी और प्रोमिसरी नोट आने पर भी बिल पेबल, क्योंकि एक्सेप्टेंस गिवन करी आपने और एक्सेप्टेंस गिवन बिल पेबल होती है क्योंकि आपने पैसे देने हैं। अब आप इस पार्ट पेमेंट को करने के बाद अपने वेंडर को बाकी की पेमेंट इशू ऑफ डिबेंचर से करेंगे। ये जरूरी नहीं होता कि ये पार्ट पेमेंट आए, अगर आ गई तो करिए, नहीं आई तो मत कीजिए। अब आप डिबेंचर इशू करेंगे जब वेंडर्स को, अब आपने डिबेंचर इशू करने हैं वेंडर्स को, तो जब आप डिबेंचर इशू करेंगे तो वो डिबेंचर्स एट पार पे, एट प्रीमियम पे और एट डिस्काउंट पे इशू किए जाएंगे। ये क्वेश्चन में बताया गया होगा कि डिबेंचर पार पे दिए गए हैं, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। अब आप बोलोगे सर इसका क्या रोल है। इसका रोल ये है कि आपको ये जानना होगा कि कितने नंबर ऑफ डिबेंचर आप इशू करेंगे। अगर मान लीजिए कि आप मार्केट गए हैं, अगर आप मार्केट गए हैं और मार्केट जा करके आपने सामान खरीदा और आपके पॉकेट में 100 रुपीज के नोट हैं और 1000 रुपीज का सामान आया, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स देनी पड़ेंगी 100 रुपए के नोट की। 10 नोट देने पड़ेंगे 100 रुपए के, तब जाकर वो 1000 पूरे होंगे। और अगर आपके पास 500 के नोट अवेलेबल हो तो 1000 देने के लिए कितने नोट देने पड़ेंगे, 2 नोट। इसी तरह से कंपनी को तय करना पड़ता है कि वेंडर्स को पैसा देने के लिए हमें कितने डिबेंचर उनको इशू करने हैं, कितने डिबेंचर हमें वेंडर्स को इशू करने हैं, ये हमें जानना होगा।
इसके लिए नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए हम परचेज कंसिडरेशन को, जैसे आपने 1,000 रुपए देने थे, अब उसको परचेज कंसिडरेशन कहेंगे। परचेज कंसिडरेशन इन डिबेंचर्स, इन डिबेंचर्स का मतलब है कि जितना आपने उनको रुपया या बीपी दे दिया वो माइनस कर दो, उसके बाद जो रिमेनिंग कंसिडरेशन रह गई उसको अपने डिबेंचर के इशू प्राइस से डिवाइड कर दीजिएगा। मतलब जितनी परचेज कंसिडरेशन आपको देनी है, अगर आप डिबेंचर दे रहे हैं फेस पार पे तो फेस वैल्यू से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर आप डिबेंचर दे रहे हैं प्रीमियम पे तो परचेज कंसिडरेशन को फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऐड करके डिवाइड कर दीजिएगा। अगर आप डिस्काउंट पे दे रहे हैं तो परचेज कंसिडरेशन को फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट करके डिवाइड कर दीजिएगा। अब जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, सपोज करते हैं आपको 9,90,000 रुपए देने, इमेजिनरी फिगर है, और डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो आप 100 रुपीज पे डिबेंचर देंगे पार पे, तो आपको इस केस में 9,900 डिबेंचर्स देने पड़ेंगे। सेकंड केस में अगर ये 9,90,000 आपको प्रीमियम पे देने होते, सपोज 10% प्रीमियम पे, तो 100 प्लस 10, 110 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको 9,900 की जगह 9,000 डिबेंचर्स ही देने पड़ेंगे। और अगर आपने यही डिबेंचर 9,90,000 रुपए देने हैं और यही डिबेंचर आपने डिस्काउंट पे इशू करे हैं, तो 100 माइनस 10, 90 से डिवाइड करेंगे तो आपको 10,000 डिबेंचर देने पड़ेंगे। अब आप यहां देखें कि आपके डिबेंचर कितने देने हैं, 9,900, 9,000 या 10,000, इस बात पे डिपेंड कर रहा है। या 11,000 डिबेंचर देने में, आई एम सॉरी, आपको 9 देने हैं या 11,000 देने हैं या 1,900 देने हैं, ये इसी बात पे तो डिपेंड कर रहा है कि डिबेंचर की इशू प्राइस क्या है। इसलिए आपको नंबर ऑफ डिबेंचर पहले कैलकुलेट करने होते हैं देने से पहले। अब जब आप डिबेंचर वेंडर्स को देंगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी वेंडर डेबिट। अगर मैं एंट्री के हिसाब से जाऊं तो 9,90,000 वेंडर के आगे लिखूंगा, 2% डिबेंचर्स अकाउंट। प्लीज एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ नहीं लिखना, डिबेंचर अकाउंट लिखना है। डिबेंचर का फॉर्मूला होता है नंबर और अपने खुद की फेस वैल्यू, तो वो 9,90,000 ही आ जाएगी। तो आपकी एंट्री बन जाएगी वेंडर टू डिबेंचर 9,90,000। केस नंबर 2 के अंदर वेंडर को आपने देने हैं 9,90,000 और आप डिबेंचर दे रहे हैं केस नंबर 2 में 9,000। डिबेंचर कभी अपनी वैल्यू नहीं बदलेंगे, वो 9,100 से ही चलेंगे, फेस वैल्यू से हमेशा अपनी 9 लाख, और क्रेडिट में प्रीमियम डाल देंगे 9,000 इंटू 10, 90,000 रुपए का। अगर आपने डिबेंचर
वेंडर्स को डिस्काउंट पे दिए होंगे, तो वेंडर के आगे आएगा 9,90,000, टू 9% डिबेंचर अकाउंट निकले थे इसमें 11,000, इंटू फेस वैल्यू, अपनी वैल्यू कभी चेंज नहीं करेंगे, 100 रुपए फेस वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई होंगे, 11 लाख रुपए आ जाएगा। और डेबिट में डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 11,000 डिबेंचर पर 10 रुपए के हिसाब से 1,10,000 डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। तो आपकी एंट्री बन जाएगी वेंडर डेबिट 990, डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,10,000, टू डिबेंचर अकाउंट 11,000 इंटू फेस वैल्यू 11 लाख। और यहां आकर के आप आंसर अपना बंद कर देंगे। आखिरी पॉइंट, अगर ये डिवीजन नंबर ऑफ डिबेंचर वाला कई बारी पॉइंट्स में आ जाता है, जैसे 9,000.33 आ गया आपका आंसर, तब आप ऐसे केस में क्या करेंगे जब पॉइंट्स में नंबर निकलेंगे? तो आपने क्या करना है, 33 को काट देना है, राउंड ऑफ नहीं करना। डिबेंचर तो 9,000 ही लेकर के चलेंगे आप। जब आप का पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उसको काट देनी है, और जो डिफरेंस आपका क्रेडिट में बच रहा होगा अगर 20-30 रुपए का, तो उसको टू बैंक करके आपने 30-40 रुपए जो भी डिफरेंस आ रहा होगा उसको आपने बैंक से पे कर देना है। पर ये बैंक तभी लगेगा जब आपका आंसर पॉइंट्स में आ रहा होगा। ये बुक में 2 इलस्ट्रेशन डीके गोयल में सॉल्व है, 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन पीछे, वहां पर पॉइंट में आंसर आ रहा है तो एंड में टू बैंक लगाना है वहां पर 20-30 रुपए के डिफरेंस को। इस तरह से ये इशू ऑफ डिबेंचर का 3 स्टेप वर्किंग में आंसर सॉल्व होता है। प्रोसीजर याद रखेंगे जो बताया है, परचेज में केसेस देखते हुए, पार्ट पेमेंट करते हुए, फिर डिबेंचर पार प्रीमियम डिस्काउंट पे देखते हुए अकॉर्डिंगली एंट्रीज पास करनी है, नोट्स बनाने हैं, देन उसके बाद टॉपिक शुरू करना है।